नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर के खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब बिहार झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। मंत्री कुमार शैलेंद्र ने राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक के बाद करीब 52,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बिहार में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी। मंत्री ने बताया कि स्वीकृति परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण 6 लेन एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ साथ 4 नए रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी के प्रस्ताव भी शामिल है। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के अलग अलग जिलों के बीच आवागमन सुगम होगा और यात्रा का समय कम होगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार आएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी से कल सीएम सम्राट चौधरी जी के साथ समीक्षात्मक बैठक थी और उसमें लगभग 14 योजनाएं 53,000 करोड़ से ज़्यादा का समीक्षा के बाद लगभग सहमति बन गई है और पूरे बिहार में कई एक्सप्रेसवे, कई कॉरिडोर, कई ब्रिज पर समीक्षा हुआ और जो पहले तकनीकी दृष्टिकोण से कई बाधाएं थी, समस्याएं थी, उस पर गहन अध्ययन किया गया, समीक्षा किया और उसके बाद सब पर सहमति बन गई। उसमें सबसे पहले तो देखिए, वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि एनडीए सरकार ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय से बिहार की कई विकास योजनाओं को गति मिली है। बाढ़ और संभावित सूखे को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि जल संसाधन विभाग ने दोनों परिस्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशील तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है और आपातकालीन सामग्री पहले से उपलब्ध करा दी गई है। देखिए, आरोप लगाया है तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से काम करती है। जिन पर आरोप लगाया है, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आरोप नहीं लगाएं, प्रमाण दें। सरकार निश्चित जांच कराती है। प्रमाण दे रहे हैं तो जांच हो, और प्रमाण कहने से नहीं होता है, प्रमाण कागज से होता है। चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हम लोग पटना में क्या करते हैं? बिहार को तो हमेशा देखिए, मंत्री बनने की उम्मीद अलग चीज होती है और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है, वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को देखिए, आरोप लगाया है तो सरकार तो। वहीं किशनगंज के ठाकुरगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए और अलग अलग जनहित के मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई। पैदल मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए डीडीसी मार्केट पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है, शिक्षा व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है और कानून व्यवस्था की स्थिति भी चिंता का विषय बनी हुई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। उन्होंने मांग की कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि ये अगर जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा।
लूटा केंद्र सरकार जवाब दे, जिसके तहत हम लोग शिक्षा अधिकार मार्ग मस्तान चौक ठाकुरगंज से निकल के डीडीसी मार्केट ठाकुरगंज में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उसका पुतला दहन किए। करने का मेन मकसद था बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, नीट जैसी परीक्षाओं का पेपर लीक करना, अमीर जैसे पैसों वालों का पैसा लेके पेपर को लीक करना, ये सारी मुद्दाओं के लेकर हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दे, वरना फिर हम लोग आज तो सड़क पे कर रहे हैं और अगले बार सदन में जाने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ से नहीं पटना तक हम लोग जाके इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हक दिलाने का काम करेंगे। लूटा केंद्र सरकार जवाब दे, जिसके तहत हम लोग। वहीं बीजेपी सहयोग कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरा में प्रस्तावित महापंचायत पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और सभा करने का अधिकार है। विपक्ष द्वारा सनातन धर्म और भाजपा पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन और भाजपा को अपमानित करते हैं, जनता उन्हें जवाब देती है। मुख्यमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार कार्रवाई कर रही है और एनडीए सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद से कोई समझौता नहीं करती। हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सभा करने का, पंचायत करने का या अपने बात में रखने का उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी आजादी है। हम लोग कोई लोग रोक लगा सकता है, हम लोग क्या जातिगत मुद्दा किया जा रहा है। ये बिहार के लोग जो है ना, विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ खड़ा होने का और इस बिहार में जातिगत रंग से हट के और खास बिहार सरकार के एनडीए के सरकार का जो विजन है, उद्देश्य है कि हम क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म ये तीन को पर विश्वास नहीं करता है। ये हर एक व्यक्ति को वही चर्चित कोचिंग विवाद एवं फायरिंग मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली तारीख 3 जुलाई 2026 निर्धारित की है। फिलहाल जमानत पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल में बंद एक बॉडीगार्ड के पास से बरामद हथियार के लाइसेंस से संबंधित रिपोर्ट संबंधित थाना से तलब की है। अदालत का कहना है कि रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका पर आगे विचार किया जाएगा। खान सर की ओर से अधिवक्ता सत्यम झा ने बताया कि 3 आरोपियों के संबंध में सुनवाई हुई है, लेकिन अदालत ने मामले को 3 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। वहीं रोशन आनंद पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि गिरफ्तार बॉडीगार्ड के पास मिले हथियार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है, जबकि उसका उपयोग बिहार में किया जा रहा था। इसी बिंदु पर अदालत ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब इस बहुचर्चित मामले में 3 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी है, जहां अदालत रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय ले सकती है। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी में उनको जेल भेजा गया। उसके बाद जो एक वायरल वीडियो अपलोड हुआ सोशल मीडिया पे, पुलिस संज्ञान में लेती है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं खान सर का भी इन्वॉल्वमेंट है और उस पर अनुसंधान करने के बाद एक FIR रजिस्टर्ड हुआ 418/2026, जिसमें खान सर के बॉडीगार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए देखा जाता और उसी आधार पर जो है ये केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें बॉडीगार्ड को जेल भेज दिया गया और जेल भेजने के बाद अभी जो अनुसंधान के क्रम में जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया उससे अभी पता चला है कि जो उनका लाइसेंस था वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही यूज करने के लिए परमिटेड था और वो लाइसेंस जो उनको इशू हुआ था वो इसलिए हुआ था सिर्फ क्योंकि उनके पिताजी की हत्या कभी हुई थी और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस उनको प्रोवाइड किया। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था और बहुत जल्दबाजी। वहीं पटना जिले के मसौढ़ी में समाज सेवियों ने भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि भरत तिवारी की मौत फर्जी एनकाउंटर नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत हुई है। वहीं उन्होंने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर उचित कार्रवाई हो सके।
समाज सेवियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के कई जिलों में पहले से ही भरत तिवारी के परिवार के लिए न्याय की मांग की जा रही है और तब यह आवाज़ मसूरी तक पहुंच भी गई है। उन्होंने सरकार से भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की भी मांग की है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि जब तक परिवार को न्याय नहीं मिलता तब तक वे अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। उनका मानना है कि निष्पक्ष जांच से ही पूरे मामले का सच सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा। जन सेवक बहुत कम होते हैं जो जनता के अभद्र व्यवहार के प्रति जागरूक रहें और जो है उनकी आवाज़ सरकार के सामने रखी जाए। प्रशासन इतना क्रूर व्यवस्था जो जितना कहा जाए कम होगा। उनके हत्या का जो है कि एनकाउंटर करने का कोई सवाल ही नहीं। भरत तिवारी एक सामाजिक कार्यकर्ता था और गरीबों के लिए वो आवाज़ उठाता था। सरकार और सिस्टम के विरुद्ध में वो अपना लड़ाई लड़ रहा था और सरकार और अधिकारियों के द्वारा उसको सुनियोजित तरीके से हत्या की गई ताकि समाज के लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाए और सरकार अपनी गलत नीतियों का उपयोग करते रहे। वह एक भगत सिंह की तरह लड़ा। जन सेवक बहुत कम होते हैं जो जनता के अभद्र व्यवहार के प्रति। वहीं भारत नेपाल सीमा पर नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत किशनगंज जिले के गलगलिया क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान के दौरान 550 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मादक पदार्थ के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और उचित समय पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 550 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि बरामद ब्राउन शुगर कहां से लाई गई थी और इसे किस संस्थान और किस स्थान तक पहुंचाया जाना था। साथ ही इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अलग अलग लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भारत नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।